हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, मैथ की जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, उसके अगले मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल दे रखा है 0.63 के ऊपर बार है और 0.37 के ऊपर बार है, इनका मान आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, 0.63 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, प्लस में 0.37 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो जितने भी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है ना दोस्तों, उतने ही नीचे 9 आ जाएंगे। बस इतना आपको काम करना है, ठीक है। पॉइंट को भूल जाइए। यहां से 63 लीजिए, कितने अंकों पर बार है? 2 पर, तो नीचे 2 9 लिख लीजिए, ठीक है। यहां पर देखें तो यहां पे 37 है, तो 37 के ऊपर कितने अंकों पर बार है? 2 पर है, तो 2 9 आ जाएंगे। यहां पे मान लीजिए कोई और संख्या होती, 635 होती और बार होता, तो 5 के नीचे यहां पे 635 लिखते हैं, यहां पे 5 9 आ जाता, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहां पे जोड़ देंगे इनको, क्योंकि हर दोनों के समान है तो ये जुड़ जाएंगे। कितना जाएगा? 100/99। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा दोस्तों? 99 आएगा, 100/99 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, इतना कहना चाहूंगा कि कई बच्चे द्वेष में आके वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। मतलब जब प्रीमियर लगता है तभी वो डिसलाइक कर देते हैं। उनको ना तो वो वीडियो को देखते हैं, ना ही कुछ, मतलब यहाँ पे देखते ही नहीं है वो। प्रीमियर लगते ही पहले डिसलाइक कर देते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट के मन में ये भावना कभी भी नहीं होनी चाहिए, द्वेष की भावना। जहां से आपको, जो आपको लगता है कि अच्छा पढ़ा रहा है, वहां से आपको पढ़ना चाहिए। द्वेष में आके वीडियो को डिसलाइक करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है एक विद्यार्थी को, ठीक है दोस्तों। और दूसरा, ये आपके लिए प्रीमियर क्लासेस चलती हैं, तो इसमें हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे सकते। वैसे जब प्रीमियर चलता है तो मैं आपके साथ कनेक्ट रहता हूं, आपके कमेंट्स हर चीज़ को मैं देखता हूं, वॉच करता हूं। लेकिन लाइव जैसे वीडियो में रिप्लाई हम नहीं दे सकते। तो जो भी आपके डाउट रहेंगे वो अगली वीडियो में हम रिप्लाई आपको दे देंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्रीमियर क्लास है, तो प्रीमियर की तरह ही इसको वॉच कीजिए। आपका ध्यान पूरी तरह से क्लास पे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो लेते हैं दूसरा सवाल। कह रहा है कि एक सड़क है, वो 1 किलोमीटर लंबी है। यदि इसके दोनों किनारों पर 20 मीटर के अंतर पर पौधे लगाए जाएं तो कितने पौधे लगाने होंगे? तो देखिए दोस्तों, एक तरफ का अगर हम निकाल लेते हैं, एक तरफ जो पौधे लगेंगे, तो 1 किलोमीटर लंबी है, तो मान लीजिए 1 किलोमीटर का मतलब क्या है दोस्तों? 1000 मीटर है। प्रति 20 मीटर पे हम एक पौधा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कुल मिलाकर कितने पौधे लगेंगे? 50। लेकिन क्या दोस्तों 50 ही पौधे लगेंगे? नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि प्रत्येक 10 मीटर के अंतराल पर एक खंबा आपको लगाना है, तो 100 मीटर के अंतराल पे आप कितने खंबे लगा रहे होंगे? तो जरा देखते हैं। अब पहला खंबा आपने लगाया होगा तभी तो आप दूरी मापोगे दोस्तों। बात आ रही समझ में? जब पहला खंबा आपने लगाया है तभी तो आप दूरी न मापोगे कि भाई 10 मीटर की दूरी है, फिर आप एक खंबा निकालोगे। फिर 10 मीटर की दूरी है, फिर आप एक खंबा लगाओगे। ऐसे तो चलोगे, फिर 10 मीटर की दूरी मापोगे, फिर एक खंबा लगाओगे, फिर 10 मीटर की खंबी लगाओगे, फिर एक खंबा लगाओगे। यानी कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 100 मीटर के दायरे में कितने खंबे लगाओगे? तो आप 10 से भाग दोगे, आप कहोगे सर 10 खंबे लगाएंगे। नहीं, एक खंबा आपने पहले लगा लिया है, वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब एक तरफ कुल मिलाकर 51 पेड़ यहां पे लगाए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। एक तरफ यहां पे 1 किलोमीटर के दायरे में एक किनारे पर 51 पेड़ लगेंगे। तो दोस्तों दोनों तरफ कितने लग जाएंगे? 51 गुणा में 2, तो आ जाएगा 102। तो 102 पौधे यहां पे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आराम से हम आपको समझा रहे हैं। कुछ बच्चे कमेंट में ये कहते हैं कि सर आप वीडियो को लंबा ज्यादा करते हो, 30-35 मिनट का कर देते हो। दोस्तों अगर हम ये क्वेश्चन दिखाएं, इसका ये आंसर आएगा बी है, इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है, तो ये तो हम आप वैसे भी कर लोगे। हमारा मकसद है कि जो सवाल आपकी आंखों के सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। नहीं आता है तो हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद यह है कि प्रत्येक सवाल जो आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है वो आपको आना चाहिए। बात आगे समझ में? देखिए अगला सवाल है 21 सही 51/169 का आपको बताना है रूट दोस्तों। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 169 का गुणा किस में करेंगे? आप 169 का गुणा 21 में करेंगे, प्लस में 51 करेंगे दोस्तों। तो ये आएगा आपका 3600। तो आएगा 3600/169 का रूट। तो आप लिख सकते हैं ये 60/13 इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना काम आपको करना था। 169 का गुणा 21 में करेंगे,
ठीक है, और फिर 51 इसमें आप जोड़ रहे होंगे। ठीक है, आप 121। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर 169 में 21 का गुणा आपने ऐसे इतनी जल्दी कैसे कर लिया, तो आप 169 को ऐसे लिख लीजिए, 170 गुणा में 170 माइनस 1 और गुणा में 21 कर लीजिए। ये आपको आसान लगता है, चलो ये आसान नहीं है तो आप 170 माइनस 1 कर लीजिए, इधर 20 गुणा में 1 कर ली 20 प्लस 1 कर लीजिए। बहुत सारे तरीके मल्टीपल करने के दोस्तों। ठीक है, तो कैसे भी कर लीजिए, और 51 आप जोड़ेंगे इसमें तो आएगा 3600, यानी इनका जो मल्टीपल है 3551 आएगा, 3591 आएगा, और 9 जोड़ने पर वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एक मेज का जो अंकित मूल्य है वो 800 रुपए है। एक दुकानदार ने उसे 10% और 15% की दो क्रमिक छूटों पर खरीदा है दोस्तों। ठीक है, उसने 13 रुपए उसकी ढुलाई पर खर्च किए तथा उसे 875 रुपए में बेच दिया, तो उसे लाभ कितना प्रतिशत हुआ। तो एक देखिए, एक मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य आपको दे रखा है, जो इस कमीज का अंकित मूल्य है वो कितना है दोस्तों, मेज है 800 रुपए। अब इसका अगर मैं क्रय मूल्य निकालना चाहूं दोस्तों, क्रय मूल्य क्या रहेगा, तो 800 रुपए में ना दोस्तों दो छूट मिली है। कौन कौन सी, एक 10% की, एक 15% की। तो 800 रुपए पे पहले 10% की छूट मिली है, यानी ये चीज अपने 90% में बिकी है। फिर आपने 15% की छूट दी, यानी ये 85 रुपए में बिकी है। इस प्रकार से कर सकते, एक तो आप ये भी कर सकते हो, 10% का मतलब होता है 1/10 और 15% का मतलब होता है 3/20। यानी कि कोई शर्ट अगर 10 रुपए की कीमत वाली है तो पहले उस पर 1 की छूट दे दी गई, 9 रुपए में बिकी होगी। फिर अगर उसकी कीमत अब 20 रुपए बच गई तो 3 का डिस्काउंट दे दिया, 17 में बिकी होगी। तो ये आएगा 200, ये आएगा 153। तो 200 का मान बराबर है 800 के, तो 153 का मान आएगा 153 गुणा में 4। ठीक है, 4 × 12 यहाँ पे, और 21 और 612। तो जो मार्क प्राइस है वो 612 आ जाएगा। आप यहां से कर सकते थे, तो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, 5 एकम 5 और 5 7 35, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 चौके 8, तो 17 चौके 68, 68 गुणा में 9 करेंगे तो भी 612 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसने किया क्या है, 612 रुपए में इस चीज को खरीदा है। 800 रुपए अंकित मूल्य वाली मेज को दो क्रमागत बट्टों पर इसने खरीदा है, 10% और 15%। तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या रहेगा, 612 रुपए। अब इसने क्या कर दिया, 13 रुपए इसकी ढलाई पर भी खर्च कर दिए, तो 13 रुपए भी किस में ऐड होंगे, क्रय मूल्य में। तो कुल मिलाकर जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 625 रुपए। अब इसने इस मेज को दोस्तों कितने में बेच दिया है दोस्तों, 875 रुपए में। सेलिंग प्राइस है 875 रुपए। अब आपसे ब्याज का प्रतिशत यानी लाभ का प्रतिशत आपसे पूछा है, तो देखिए 625 रुपए वाली जो मेज है वो 875 रुपए में बिक्री है, तो कितने का लाभ होगा दोस्तों, 875 में से आप 625 घटा दीजिए, 0 5 250, 250 रुपए का लाभ होगा। कितने पर दोस्तों, क्रय मूल्य यानी 625 पर, तो 100 पर कितना, तो ये आएगा 25 से कम 25, 25 एम 625 और 25 हो गए 100, तो कितना आएगा दोस्तों, 40%। तो सवाल का आंसर आएगा 40% का यहां पे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1000 अधिक है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है दोस्तों, ये 3:2 है। अच्छा, बी अनुपात सी कितना है, ये भी 3:2 है। तो सबसे पहले हम यहां पे निकाल लेते हैं ए रेशो बी रेशो सी। कितना आएगा दोस्तों, 3 × 9, यहां पे 3 दूनी 6 और यहां पे 2 दूनी 4 दोस्तों। ये इनकी आय का रेशो आ जाता है ए बी सी का। अब कह रहा है कि ए की आय का 1/3, तो 9 का 1/3 निकालें, कितना आएगा दोस्तों, 3। ये ए की आय है। और बी की सी की आय का 1/4, तो ये सी की आय का 1/4 निकालें, कितना आएगा दोस्तों, 1। तो कह रहा है कि ए की आय का 1/3 सी की आय के 1/4 से 1000 अधिक है। ये कितना अधिक है दोस्तों, अरे हमने 9 का 1/3 निकाला, कितना आएगा, 3 आएगा। 4 का 1/4 निकाला, कितना आएगा, 1 आएगा। ये कितना ज्यादा है, 2, और 2 का मान कितना दे रखा है, 1000 के।
तो एक का मान कितना आएगा, एक यूनिट का मान कितना है 500। आपसे पूछा है बी की आय, तो बी की आय तो ये है, तो 500 गुणा में 6 करेंगे तो हम कह सकते हैं बी की आय कितनी आएगी 3000 रुपए। अगर पूछा होता एक की आय तो 5 गुणा में 9 4500 रुपए। अगर आपसे पूछा होता से की आय तो कितना आएगा दोस्तों 2000 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से आप इनकी आय निकाल सकते हो। बस एक चीज आपको यहां पे निकालनी थी, ए बी सी तीनों का अनुपात आय का, बस उसके बाद सवाल कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 15 में से 15 क्वेश्चन हर बच्चा करके आएगा अगर वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहेगा तो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, उस दूध में से 6 किलोग्राम दूध निकाल लिया और उसके स्थान पे पानी मिला दिया। 60 किलोग्राम मिश्रण था, मिश्रण कितना था, एक पात्र था जिसमें 60 किलोग्राम क्या है दोस्तों दूध है। हमने क्या कर दिया, इसमें 6 किलो दूध निकाला भाई, और हमने इसकी जगह पर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। ठीक है, 6 किलो दूध निकाला और इसकी जगह पानी मिला दिया, और कह रहा है कि यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो शेष बर्तन में दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी। अब आप ये सोच रहे हैं सर 6 3 बार 18 किलो दूध निकला, 18 किलो पानी गिर गया है तो दूध के, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आपने पहली बार ही इसमें पानी निकाला, यानी दूध निकाला 6 किलो, तो आपने पानी डाल दिया। अब पानी और दूध मिक्स हो चुका है, कितना दूध है कितना पानी है आप इसको ऐसे सामान्य तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते कि सर 18 किलो दूध निकाला था, 18 किलो पानी डाल दिया होगा तो 18/60 कर देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करें दोस्तों, इसके लिए डायरेक्ट सूत्र दोस्तों, इसका डायरेक्ट सूत्र है कि शेष मात्रा निकालने के लिए क्या करना है आपको, डायरेक्ट सूत्र लगाइए, प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस एक्स बटे प्रारंभिक मात्रा। ये लिख लीजिए अपने कॉपी में। इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो यहां पे आएगा आपका प्रक्रिया, यहां पे लिख लेते हैं प्रक्रिया, जितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई है ना उतनी बार यहां पे आएगा। ठीक है, तो यहां पे प्रक्रिया को हटा के मैं एक्स कर देता हूं या एन कर लेते हैं। ठीक है, जितनी बार दोहराई गई है, प्रारंभिक मात्रा माइनस यानी 1 माइनस एक्स बटे प्रारंभिक मात्रा। ये एक्स क्या है दोस्तों, कितना किलो दूध आपने निकाला, कितना किलो आपने मिश्रण को यहां पे निकाला है वो यहां पे आ जाएगा दोस्तों। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है दोस्तों 60 किलो, माइनस यानी ब्रैकेट में 1 माइनस कितना निकाला है 6 किलो बटे 60, और कितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है, एक बार निकाला है और कह रहा है 2 बार और दोहराई गई है, तो टोटल किल मिला कितने दोस्तों 3 बार। ठीक है, तो ये 6 कम 6 6 दाई 60, तो आएगा 60 गुणा में आपको पता है 1/10 आएगा, 1 यानी 1 सही 1/10 को करेंगे माइनस तो 9/10 आएगा, 9/10 3 बार आएगा, तो 9 गुणा में 9 गुणा में 9 बटे 10 बटे 10 10, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 729 गुणा में 6 आएगा आपका 4374, 4374 बटे 100 है, तो आएगा 43.74%, इतना प्रतिशत अब दूध रह जाएगा दोस्तों, सॉरी किलोग्राम है ना, किलोग्राम रह जाएगा। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में, देखिए दोबारा देखिए, कह रहा है कि एक पात्र में 60 किलो दूध है और हमने क्या कर दिया 6 किलो दूध निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया गया। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो शेष दूध कितना रह जाएगा। तो शेष दूध निकालने के लिए आप अगर सीधा करेंगे तो सर 18 किलो दूध निकाला है, 60 माइनस 18 कर दो, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपने जब पहली बार में ही पानी मिलाया है तो पानी और दूध वहां पे मिश्रण हो गया। दोबारा जब आप 6 किलो यहां से मिश्रण निकलेगा, पहली प्रक्रिया में तो आपने दूध निकाला है दोस्तों, लेकिन दूसरी प्रक्रिया में जब आपने 6 किलो निकाला यहां पे तो उसमें पानी भी निकला होगा, क्योंकि पानी है वो दूध में मिल चुका है, इसलिए डायरेक्ट नहीं होगा। आपको सूत्र प्रयोग करिए, इसके लिए सूत्र मैंने बता दिया है। शेष मात्रा आपको अगर निकालनी है तो प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस एक्स बटे प्रारंभिक मात्रा, और यहां पे कितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है वो आ जाएगा। तो 60 इंटू 1 माइनस 6/60 और पावर 3, क्योंकि 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है। सोल्व करेंगे तो 43.74 kg दूध अभी उस पात्र में बचा है दोस्तों। ठीक है, तो इस सूत्र को अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस प्रकार का अगर सवाल आएगा एग्जाम में तो आप डेफिनेटली सही करके आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए,
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। पेंसिल का आपने पैकेट देखा होगा जिसमें 12 नटराज की पेंसिल आती है, 6 आती है, 12 आती हैं, वो बॉक्स आपने देखा होगा, वैसा कोई बॉक्स है। 8 × 6 × 2 सेंटीमीटर विस्तार का एक बॉक्स है और इसमें आपसे पूछा है कि अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है दोस्तों। तो आपको इसका एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया यहां पे पेंसिल की जो लंबाई आएगी, पेंसिल की लंबाई तो क्या होगी दोस्तों, लिख लीजिए L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर का रूट दोस्तों, ये आ जाएगा। तो लंबाई कितनी है दोस्तों 8, तो 8 का स्क्वायर 64, चौड़ाई कितनी है 6, 6 का स्क्वायर 36, ऊंचाई कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, कैलकुलेट करेंगे आएगा 104 दोस्तों। ठीक है, तो ये 26 गुणा में 4 होगा। अब 4 का रूट कितना होगा 2 और 2 रूट 26, तो 2 रूट 26 सेंटीमीटर, यानी जो इसमें पेंसिल रखी जाएगी उसकी जो लंबाई है अधिकतम कितनी होगी 2 रूट 26 सेंटीमीटर होगी इस बॉक्स की। ठीक है, इस बॉक्स में 2 रूट 26 सेंटीमीटर वाली अधिकतम लंबाई वाली पेंसिल रखी जा सकती है। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 8,820 रुपए हो जाती है, तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है अमाउंट निकालने का जो सूत्र होता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकालने का सूत्र होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में R बाई 100 और इंटू यहां पे आता है टाइम। दोस्तों अमाउंट दे रखा है कितना दोस्तों 8,820 रुपए, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 8,000 रुपए, रेट आपको निकालनी है दोस्तों, टाइम कितना है दोस्तों 2 साल का। ये 8,000 इसके नीचे आएगा, तो 8,000 देखो 8 8820 बटे 8,000 आप लेके आएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये आएगा 441 बटे 400 बराबर क्या रह जाएगा 1 प्लस R बाई 100 के पावर 2। अब ये आप जानते हैं क्या है, ये 21 का 21 बटे 20 का मैं इसको दोनों को स्क्वायर में ले सकता हूं, बिल्कुल। इधर क्या है 1 प्लस R बाई 100 है, अरे यस और नो, पावर बराबर है नेगलेक्ट कर दीजिए, तो आपको यहां पे मिलेगा 21 बटे 20 बराबर 1 प्लस R बटे 100। ठीक है, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 20 से कम 20 यानी 1 बटा 20 बराबर R बाई 100 बचेगा, तो R का मान यहां पे आ जाएगा 5%। ठीक है दोस्तों, R का मान कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है, ये तो है डिटेल मेथड। शॉर्ट क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 8,000, यहां पे कितना है 8820, कैलकुलेट कीजिए जरा, यहां पे आएगा 400, यहां पे आएगा 441। स्क्वायर नजर आ रहा है ना, ये 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, यानी प्रति वर्ष कोई राशि है वो 20 से 21 होती है। हर वर्ष के अंत में, अरे सक्सेसिव मेथड से करते हैं ना, 20 से 21 हो जाती है सर, दूसरे साल फिर 20 से 21 हो जाती है, तीसरे साल फिर 20 से 21 हो जाती है। तो यहां पे स्क्वायर में यानी इस साल, अगर साल की शुरुआत में कोई राशि 20 है तो अंत में 21 हो जाती है, तो ब्याज कितना है 1 का, यानी हर साल 20 रुपए पर 1 का ब्याज लग रहा है, तो 100 पर कितना दोस्तों 5% का। आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, कि अगर यहां पे क्यूब में भी आती है संख्या तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, यानी कैसा भी सवाल आ जाए आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। अगला सवाल तो यहां पे बहुत आसान है। ठीक है, 10% की 2 क्रमिक छूट हैं और उनका समतुल्य यानी एक समान आपको छूट बतानी है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूं यह सवाल तो आपको आता होगा, बहुत आसान सवाल है, आपने पहले आंसर कर दिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता ही देता हूं। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट दोस्तों समतुल्य बट्टा होता है A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100 दोस्तों।
तो यहां पे 10% की 2 क्रमिक छूट है, तो 10 + 10 - 100 अपॉन 100 आ जाएगा दोस्तों। दिया आएगा 20 - 1 बराबर कितना, 19%। तो 19% इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम जो चावल है वो 29 प्रति केजी के भाव से खरीदा, और 25 किलो चावल है वो 20 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदे चावल दोस्तों, और दोनों को मिला दिया। अब उनको बेच रहा है 27 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, तो उसे कितने रुपए का लाभ यहां पे होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम यहां पे निकालेंगे सबसे पहले टोटल क्रय मूल्य और फिर टोटल विक्रय मूल्य। तो भाई यहां पे लिख लेते हैं चावल की मात्रा, चावल की मात्रा, और यहां पे लिख लेते हैं भाव, ठीक है, और यहां पे ले लेते हैं कुल सीपी। तो भाई इसने 15 किलो चावल खरीदा है 29 रुपए प्रति केजी के भाव से, तो कुल रेट कितना हो जाएगा, कुल प्राइस कितना हो जाएगा, 15 गुणा में 29 तो आएगा 400। देखो 15 गुणा में 30 होता है 450, 450 में आप 15 माइनस कीजिए तो आएगा 435 रुपए। दूसरा है 25 किलो चावल इसने खरीदा है कितने की दर से दोस्तों, 20 रुपए प्रति केजी की दर से, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 रुपए। तो यहां पे अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं, टोटल यानी कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 935 रुपए हो जाएगा, और कुल चावल है वो कितना हो जाएगा, 40 केजी। अब यहां पे हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है यहां पे 27 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। तो 1 किलो चावल का विक्रय मूल्य है 27 रुपए, तो 40 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1080 रुपए, यस और नो। अब देखिए यहां पे क्या आएगा सवाल का आंसर, तो 10 में 5 गई 5, ठीक है, और देखो 10 में 5 गई 5 दोस्तों, 7 में 3 गई 4, 145 रुपए का यहां पे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, 145 रुपए का क्या होगा यहां पे लाभ होगा, ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आगे बढ़ने से पहले इतना करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। क्लास में फालतू की बातें मत किया करो कि ये क्या होगा वो कब आएगा, इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से वीडियो हम बनाते हैं, तो क्लासेज में ये कमेंट कर मत किया करो, कृपया करके, आपकी मतलब बहुत ज्यादा आपका आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर कि इस प्रकार के कमेंट ना करोगे तो, ठीक है। आपका काम पढ़ने का होना चाहिए यार, क्लास देते हैं पढ़ने के लिए, क्लासेस में तुम फालतू के कमेंट करते हो, जब उस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हो तो उसमें फिर तुम अलग बात करते हो। एक स्टैंड होना चाहिए विद्यार्थी का, ठीक है, क्लास है तो क्लास की तरह ही इसको वॉच करो, ठीक है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी लंबाई, जिसकी भुजाएं हैं 9 सेंटीमीटर, 10 और 11 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की भुजाएं मान लीजिए त्रिभुज है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ए का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर, बी का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर और सी का मान दे रखा है 11 सेंटीमीटर, और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है सेमी पैरामीटर, जिसे हम एस से दर्शाते हैं, इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सेमी पैरामीटर कैसे निकलेगा दोस्तों, सभी भुजाओं का योग कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, तो 9 और 10 19 और 11 30, 30 बटे 2 करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 15। सेमी पैरामीटर का जो माप है, अर्ध परिमाप का जो मान है वो 15 सेंटीमीटर आ चुका है, रख दीजिए अब ये। तो देखिए दोस्तों यहां पे सेमी पैरामीटर कितना आएगा, 15 इंटू 15 माइनस ए, तो 15 में 9 गए कितना आएगा, 6 बचेगा यहां पे, 15 माइनस बी तो 5 आएगा, 15 माइनस सी 4 बचेगा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, देखो 15 चौके 60 और ये 30, 60 गुणा में 30 बराबर कितना होगा दोस्तों, 1800। 1800 का मतलब क्या है दोस्तों, 900 गुणा में 2 कर सकते हैं, तो 900 गुणा में 2 यह आएगा, और 900 गुणा में 2 का मतलब है 30√2 दोस्तों, ठीक है। तो 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। कुछ नहीं है, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कीजिए, सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप आ जाएगा। सूत्र है त्रिभुज का S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी दोस्तों, रख देंगे, आएगा 1800। 1800 का मतलब है 900 गुणा में 2,
900 का रूट निकल जाएगा 30, रूट 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो 30 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 किलो वजन की वृद्धि हो जाती है जब 60 किलोग्राम के एक नाविक के स्थान पे एक और नया नाविक वहां पे आ जाता है, तो नए नाविक का भार क्या होगा। तो यहां पे डायरेक्ट सूत्र होता है दोस्तों, यहां पे ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट सूत्र, इससे सवाल को आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, भार निकालना है नए नाविक का, तो क्या करना है, कुल संख्या यानी कुल नाविक, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे प्रारंभिक वजन। ठीक है, प्रारंभिक वजन प्लस में कुल नाविक और इनटू वृद्धि और कमी, ऐसे करेंगे। तो प्रारंभिक वजन कितना है दोस्तों, 60 किलो, प्लस में कुल नाविक कितने हैं, 12, वृद्धि कितनी हुई, 3/2 की। ठीक है, 8 नाविक हैं यार, ये 8 हैं, तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे, 4 × 12, तो आएगा 60 प्लस में 12 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 72 kg। ठीक है, तो जो नया नाविक है उसका वजन कितना है, 72 kg है। ठीक है, कुछ नहीं किया, 60 प्लस में 8 गुणा में 1 से 1/2 करना है आपको। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक कलाई घड़ी है, 720 रुपए में बेचता है, तो उसे 25% की हानि होती है। वह इस कलाई घड़ी को कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इस सवाल को बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी कर लीजिए। वैसे तो डायरेक्ट तरीका होता है भाई, 720 पहली बार बेच रहा, हानि हो रही है तो हानि नीचे आ जाएगी, 25% की हानि यानी 75, लाभ में बेचना चाहते, ये इतनी कैलकुलेशन है यहां पे। अब समझने के लिए आप कैसे भी कर सकते हो, भाई कॉस्ट प्राइस कितना है, मान लीजिए 100 रुपए है, तो पहला इस पे कितना रहेगा, 25% की हानि हुई है यानी 75 रुपए में बेचा होगा। अब वो इस पर लाभ कमाना चाहता है, एसपी सेकंड क्या करना चाहता है, वो लाभ कमाना चाहता है 125% का। 100 रुपए क्रय मूल्य वाली कलाई घड़ी को उसने 25% के हानि पर बेचा, यानी कितने में बेचा होगा, 75 रुपए में। अब वो इस घड़ी पर 25% का लाभ चाहता है, तो उसे इस घड़ी को कितने में बेचना होगा, 125 रुपए में। लेकिन 75 का मान दे रखा है, 720 रुपए में बेचने पर ही तो 25% की हानि हुई है, तो 75 का मान 720 है, एक का मान आएगा 720 बटे 75, 125 का मान आपको निकालना है, यही कैलकुलेशन आपको करनी है। तो 25 × 75, 25 × 5 = 125, और यहाँ पे 24, तो 24 × 5 = 120 आएगा, तो 1200 रुपए सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, घड़ी की जो मात्रा है वो कितनी आ जाएगी, मतलब घड़ी का जो रेट है वो कितना आ जाएगा, 1200 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सवाल है, कह रहा है कि लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ और उसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो क्रमशः a और b है। a वर्ग सेंटीमीटर और b वर्ग सेंटीमीटर है, तदनुसार उसकी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, बेलन का आधार देख लेते हैं। ये कोई बेलन है मान लीजिए, ठीक है, ये कोई बेलन है इस प्रकार से, तो आधार का जो क्षेत्रफल है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल है वो दे रखा है क्या दोस्तों, b। तो πr² बराबर क्या दे रखा है, b दे रखा है, तो r² बराबर आएगा b बटे पाई, तो r का मान क्या आएगा, √b बटे पाई आ जाएगा। दूसरा यहां पे क्या दे रखा है दोस्तों, यहां पे लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, ये दे रखा है किसके बराबर, a के बराबर। अब देखिए r का मान तो आपने निकाल लिया है, r का मान है √b बटे पाई, तो 2 गुणा में पाई गुणा में इस r की जगह में क्या रखूंगा, ये रखूंगा b बटे पाई, और गुणा में h बराबर a आएगा। तो यहां पे सोल्व करेंगे आगे, तो आ जाएगा 2 × πb × h बटे h बराबर a आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे हाइट पूछिए तो हाइट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, a बटे, ये इसके नीचे चला जाएगा 2 × √πb, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 3 कक्षाओं में छात्रों की जो संख्या है, 3 कक्षाएं हैं मान लीजिए a b c 3 कक्षाएं हैं,
इनमें जो छात्रों का अनुपात है वो 2:3:5 है। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में जब हम 20-20 छात्रों को बढ़ा देते हैं तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो हम दो कक्षाओं पकड़ लेते हैं। मान लीजिए इन कक्षा में जो संख्या है इसको हम 2x 3x और 5x मान लेते हैं। हम दो कक्षाओं को पकड़ लेते हैं, सवाल आ जाएगा कैसे। हर संख्या में 20 बढ़ा है तो इसमें बढ़ा होगा भाई 2x प्लस में 20, अच्छा 3x प्लस में 20। जब हर संख्या में 20-20 बढ़ाया है तो इनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो यहां पे 4/5 आ जाएगा। अब देखिए 10x प्लस में 100 बराबर आएगा 12x प्लस में 80। तो यहां पे जब आप x का मान निकालेंगे कितना आएगा 10 आएगा। कह रहा है कि कक्षा में प्रारंभ में कुल कितने छात्र थे, तो यहाँ पे कितने छात्र हैं 5 3 8 और 2 10x है कि नहीं। तो x का मान 10 है तो 10 गुणा में 10 कर देंगे बराबर कितना आएगा 100। तो प्रारंभ में इस कक्षा में कितने छात्र थे 100 छात्र थे दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मैथ मॉक टेस्ट। आपको कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।